हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल के अंदर, अपने मतलब आपके इस चैनल में, जिसके अंदर हम नीट और जेई को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले भी हम हमने 4 लेक्चर कर चुके हैं, बल्कि 4 लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत बेसिक बातें पढ़ी हैं। जो चैप्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, जिसके अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगेन हमारा हर बार की तरह इस बार भी क्लास स्टार्ट करते हैं अपने एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसके अंदर लिखा हुआ है, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। मतलब अगर आपको कभी भी कोई चीज सीखनी है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप विदाउट एरर उस चीज को सीख पाए, अगर सीखनी है तो। और विदाउट डिफीट आप किसी भी चीज को सीख नहीं सकते। मतलब अगर सीखना है तो आपको हारना पड़ेगा, है ना। वो बोलते हैं कि मैं कभी हारा नहीं, या तो मैं कुछ सीखा हूँ या फिर मैं जीता हूँ, मैं कभी हारा नहीं हूँ। तो वैसे ही भाई, अगर आप गलतियां नहीं करते, इसका सबसे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा चंद्रयान 3, जो एक बार पार्शली सक्सेसफुल होने के बाद या पार्शली अनसक्सेसफुल होने के बाद हमने सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवा करके साउथ पोल पे मून के एक कीर्तिमान रच दिया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास बेटा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि 14th जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने मोल को एक 7th एसआई यूनिट मान लिया है ना। ये तो इंट्रोडक्शन है, याद ना भी करोगे तो भी चलेगा। मतलब बस इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक 14th जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने मोल को क्या मान लिया है? 7th बेसिक यूनिट मान लिया है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी? तो मोल होती है। एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आज कोई भी कहे कि भाई मेरे को 1 डजन चेयर्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि इसको कितनी चेयर चाहिए? भाई इसे 12 चेयर चाहिए। अगर उसने बोला कि मेरे को 1 डजन बैलून्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? इसे 12 बैलून्स चाहिए। तो अल्टीमेटली किसी भी चीज के आगे 1 डजन लग जाए, इसका मतलब कि उसने क्वांटिटी बता दी, अमाउंट बता दिया कि उसको 12 नंबर में चाहिए। ऐसे ही बेटा, अगर कोई कहे कि मेरे को 1 मोल पेंसिल चाहिए, इसका मतलब है कि उसको 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स चाहिए। अगर कोई आपसे बोलता है कि मेरे को 1 मोल सोडियम के एटम्स चाहिए, तो आप बोलोगे कि इसे 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे इतने सोडियम के एटम्स चाहिए। किसी ने बोला कि मेरे को 1 मोल Cl- आयन चाहिए, तो आप कहोगे इसे Na नंबर ऑफ आयंस की रिक्वायरमेंट है। तो अल्टीमेटली अगर कहीं पर भी जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता था, वैसे ही 1 मोल का मतलब बेटा Na होता है। आई होप आपको ये बात पता होगी। अगर हम मोलर मास की बात करें, तो मोलर मास होता है मास ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। अगर लास्ट क्लास नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है। अगर कोई आप ये कहे कि मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये बात भी सही है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मास को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई, मोलर मास निकालने के सब फॉर्मूलेज कितने होते हैं, है ना। तो मोलर मास निकालने के बेटा हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट की टर्म्स में, वेट या मास की टर्म्स में। इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करा जाता है बेटा स्मॉल एन से। ये होता है गिवन मास, पूरा ही लिख देता हूँ एक बार तो,
गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में, एटम्स या फिर ये बोल लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और उससे आपको क्या निकालना है, आपका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो n इज इक्वल टू n बाय Na, वेयर कैपिटल N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बेटा पार्टिकल्स में कुछ भी आ सकता है ना, पार्टिकल्स में भाई एटम्स भी आ सकते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, पार्टिकल्स के अंदर आयंस भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। अगर आपसे बोल रखा है कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ आयंस है तो बताओ कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस को ऊपर रख देना, नीचे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना। और तीसरा है वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आता है वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, जो वॉल्यूम निकलेगी वो गैस के लिए निकलेगी, और वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी के ऊपर आपको वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। जो वॉल्यूम रखना बेटा वो किस में रखोगे, आप रखोगे लीटर के अंदर रखोगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलता है तीन फॉर्मूले, वेट, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स के टर्म में, और वॉल्यूम के टर्म्स में। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वेट का क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ एटम्स का क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऊपर रख देना या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रख देना और नीचे रख देना एवोगैड्रो नंबर। और अगर आपको गैस की वॉल्यूम दे रखी हो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप कैसे निकाल सकते हो, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर ऊपर रख देना और नीचे 22.4 लीटर से उसे डिवाइड कर देना। कहाँ पर, एसटीपी के ऊपर। ठीक है। चलो भाई, ये है बेटा आपका वाई मैप, है ना, इसे बोलते हैं हम वाई मैप। अगर आपको दिख रहा हो, हाँ दिख ही रहा होगा ऑब्वियसली, इसे बोलते हैं वाई मैप। बीच में रखा है मोल, एक तरफ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक तरफ लिखा है वॉल्यूम और एक तरफ लिखा है मास। बहुत सारे टीचर्स इसे कराते हैं, मतलब बहुत सारे के लगभग सारे, हर टीचर, अगर आप किसी भी कोचिंग में जाओगे जहाँ पर आपको जेई और नीट की तैयारी कराई जा रही है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर इस ग्राफ को समझाते हैं वो। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी सब कराते हैं तो इसलिए मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको वो पिछले वाले तीन फॉर्मूले याद हैं तो ये इजीली कर सकते हो, है ना। बीच में रखा हुआ है मोल हमने, इस तरफ रखा नंबर। तो आपको अभी पता था नंबर से मोल कैसे निकाले जाते हैं भाई। नंबर से अगर आपको मोल निकालने हो तो डिवाइड कर देना बेटा किससे, Na से। अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो इसके अपोजिट साइड क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, अगर मोल से नंबर निकालने हो तो। जैसे, अच्छा मैं एक बार समझा देता हूँ इस बात को, क्या कह रहा हूँ मैं। बीच में रख दिया मैंने मोल, ठीक है, इस तरफ रखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दिया। अब अगर मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से। तो अगर मेरे को मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होंगे तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, है ना। दूसरी तरफ यहाँ रख दिया मैंने, मान लो यहाँ लिख दिया मैंने मास। तो जब मेरे को मास से मोल्स निकालने होते हैं तो मैं मास को डिवाइड करता हूँ मोलिकुलर मास से। तो अगर मेरे को मोल से मास निकालना होगा, मोल से मास निकालना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मोलिकुलर मास से या मोलर मास से। अगर मेरे को बेटा यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम, अगर मेरे को वॉल्यूम से मोल निकालने थे तो मैं वॉल्यूम को डिवाइड करता था 22.4 से। तो अगर मेरे को मोल से वॉल्यूम निकालनी होगी तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 22.4 से। तो एक तरफ डिवाइड है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई है। एक तरफ वाला याद कर लेना, दूसरी तरफ वाला अपने आप याद हो जाएगा। अगर ये आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना तीन फॉर्मूले तो हमें पता ही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं बेटा, देखो जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वहां Na लिखा होगा, जहां मास होगा वहां पर मोलिकुलर मास या मोलर मास लिखा होगा, जहां पर वॉल्यूम लिखी होगी वहां पे 22.4 लीटर लिखा होगा। तो अल्टीमेटली अगर वॉल्यूम है तो 22.4, पार्टिकल्स है तो Na, मास है तो मोलर मास। इस तरीके से आप इन सबको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। यही इस ग्राफ के अंदर भी
एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब मैं इसे और एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाकी हम देख चुके हैं, हम समझदार है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन की। यहाँ पर हर चीज जो गिवन है इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हमें बस इस स्लाइड का या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, या फिर अगर आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे हो, जो कि सबसे बढ़िया चीज है, अगर आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे हो। देखो बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, टू की स्पीड के ऊपर वीडियो को देखते हैं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद तो बहुत ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका टाइम सेव हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप साथ के साथ में नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करा करो कि साथ के साथ आप नोट्स बना लो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप लोग बहुत समझदार हो। अगर मेरे को 1 एटीएम को सेंटीमीटर एच जी, जो कि हम जनरली नहीं करते, हम डायरेक्ट 1 एटीएम को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैं इसे हटा ही देता हूँ। 1 एटीएम को करते हैं, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी। ठीक है, mm ऑफ एच जी को हम क्या लिख सकते हैं, टोर भी लिख सकते हैं। टोर भी कई बार एग्जाम में दे देता है। जो 760 टोर या 760 एच जी है, या 1 एटीएम जो है, वो किसके बराबर होता है, 1.01, बस इतना याद रखना, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इसके बराबर होता है। और जितना पास्कल होता है उतना ही बेटा क्या होता है, आपका बार होता है, बस वहां पे 10 की पावर 5 नहीं आता। ठीक है, चलो एक बार इसे ना लिख लेते हैं। हमने क्या क्या करा भाई, हमने करा 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 एच जी इज इक्वल टू 760 टोर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1.01 बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, और कुछ याद रहे ना याद रहे, ये आपको बात क्या करनी है बेटा, याद कर लेनी है, आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही वॉल्यूम के अंदर भी आता है बेटा, वॉल्यूम के अंदर क्या आता है, 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के, इसे हम 1 सीसी भी लिखते हैं। बच्चे ये जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, आपके बहुत काम आने वाली है न्यूमेरिकल्स के अंदर। जो आप बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है, सर मेरे को आता तो है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे, उसका रीजन यही है बेटा, आपको ये बहुत मामूली मामूली सी बातें नहीं पता। 1 लीटर किसके बराबर हो जाता है, 1000 मिलीलीटर, ये तो सबको पता ही है। और इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस वाली स्लाइड को भी क्या कर लेना है आपको, मतलब इस वाले उसको भी याद कर लेना है ना, दोनों बातें आपको याद करनी है, साथ के साथ लिख लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स करके हमारा काम क्या हो जाना है, आसान हो जाना है। तो सबसे पहला भाई जो न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, उसके अंदर बोल रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, यानी कि मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। आपको पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, 3.2 ग्राम CH4 के अंदर आपको मोलिक्यूल्स निकालने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का तरीका क्या है भाई, मोल्स निकालने का सीधा सीधा सा तरीका है, बिना इधर उधर दिमाग लगाए, मोल निकालने का सीधा तरीका है, मास दे रखा है तो ऊपर रखना है गिवन मास कितना है 3.2, नीचे रख देना है मोलर मास। एक मोल का मास होता है CH4 के, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 4, मतलब 4 हाइड्रोजन थे तो 4 यानी कि 16, नीचे रख दिया 16। ये डेसिमल हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ये कट गया 2 पर, ये आ गया 0.2 मोल्स। और हमें पता है एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 0.2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आगे क्लियर। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं तो 0.2 के अंदर 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। ये था पहला पार्ट। ये सारे पार्ट एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मोल्स है ना निकालने कैसे हैं, बहुत बेसिक है ये।
मतलब इतना तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको अब तक आ जाना चाहिए। अगर आप 11th में हो तो भी आ जाना चाहिए, 12th में हो तो आपको तो आना ही चाहिए, और 12th के बाद हो तो भाई अगर नहीं आता तो बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। ऐसी सेकंड पार्ट के अंदर 70 ग्राम नाइट्रोजन दे रखी है आपको N2, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भाई इससे, ठीक है, नाइट्रोजन है ना, एटम है, अच्छा ओके, नाइट्रोजन गैस नहीं दे रखी, एटम दे रखे हैं, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना, तो अपना आराम से आंसर आ जाएगा। यहाँ दे रखा है 4.5, अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, फॉर थर्ड पार्ट है। अगर कोई पार्ट आपको लगाओ कि मैंने जल्दी बता दिया तो भाई कमेंट करके बता सकते हो अभी मेरे को, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 24, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ओजोन के, O3 के। तो आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इसके अंदर, है ना। तो मोल्स अगर मैं निकालता हूँ n की वैल्यू, तो भाई देखो मोल्स क्या थे, ऊपर रखना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नीचे क्या लिख देना है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ, बस। एवोगैड्रो क्या होता है भाई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा यहाँ पर देखोगे तो Na की वैल्यू 6 दे रखी है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर Na की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, 6 ही मान लेंगे, 6.0 मान लो, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा बेटा आपका, तो ये आ जाएगा 45 अपॉन में 60 इंटू में 10 की पावर 1, क्योंकि ये 10 की पावर 23 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -23 इंटू 10 की पावर 23, आपका 10 की पावर 1 बच जाएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये 5 से कट गया, 3 से कट गया, 30/4 आपका आंसर आ गया, लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 7.5 के आसपास। इतने आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए तीसरे के। ऐसे बेटा 2.5 2.4 ये आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, यहाँ से भी निकल जाएगा। अगेन पांचवा 11.2 लीटर दे रखी है आइडियल गैस, तो अगेन भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, ये भी लीटर में दे रखी है, तो ये आ गया 0.5 मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने होते तो 0.5 इंटू में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर देते, यहाँ से आपका ये भी मिल जाएगा, ठीक है। छठे पार्ट के अंदर क्या बोल रखा है भाई, छठे पार्ट के अंदर बोल रखा है वॉल्यूम जो दे रखी है वो 4.54 मिलीलीटर दे रखी है। इसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, लीटर के अंदर। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, बता दूं, यहाँ देख लो भाई, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यानी कि अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो क्या करोगे, एक सेकेंड, तो आप बेटा क्या करोगे, आप करोगे इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीटर को फिर 22.4 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट भी सेम ही है बिल्कुल, आपको वॉल्यूम दे रखी है और आपको निकाल, नहीं, सेवंथ पार्ट थोड़ा सा अलग है भाई, सेवंथ पार्ट देखो, हाँ सेवंथ पार्ट अच्छा है, ये आइडियली एग्जाम्स के अंदर सेवंथ और जो 8th पार्ट है वो नहीं देते हैं, है ना, सेवंथ और 8th पार्ट थोड़ा सा अच्छा है। सेवंथ पार्ट में क्या बोल रखा है बेटा, सेवंथ पार्ट में बोल रखा है 8.21 लीटर दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है आपको, ठीक है सर। टेम्परेचर देखो कितना दे दिया, 400 केल्विन दे दिया, और प्रेशर दे दिया 2 atm, प्रेशर दे दिया 2 atm, टेम्परेचर दे दिया 400 केल्विन, जो कि बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है। तो आप बेटा यहाँ पर वो वाला जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला था वॉल्यूम के वाला, कि आप लिखते थे ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन में 22.4 लीटर, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये तो इस्तेमाल करने के लिए आपको कंडीशन चाहिए एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अच्छा एसटीपी के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है भाई, कमेंट करके बताना जरा मेरे को, एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। खैर आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा,
आप कमेंट करके बताओ भाई इतने। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा सर, फिर कौन सा लगेगा? यहाँ पर लगेगा एक नया फॉर्मूला। नया फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर P जो होता है वो होता है प्रेशर, V जो होता है वो होती है आपकी वॉल्यूम, N होते हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स, और जो R होता है बेटा वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और क्या था? T होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को लिया जाता है केल्विन के अंदर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821। ठीक है, 0.0821 होती है वैल्यू। चलो सर ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में अगर अच्छा PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है, तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो PV बाय RT आ जाएगी। प्रेशर आपको दे रखा है 2 है, वॉल्यूम आपको दे रखी है कितनी है बेटा 8.21, और R की वैल्यू पता है 0.082, इनटू में टेम्परेचर दे रखा है आपको 400 केल्विन। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले की बात करता हूँ जो हमने यहाँ पे लिखे भी थे, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और ऐड कर सकते हैं हम, फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? फोर्थ फॉर्मूला कहता है फॉर आइडियल गैसेस नॉट एट STP। जो STP पे ना हो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा PV अपॉन में RT से। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। ठीक है, चलो ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। तो यहाँ पे सारी चीज गिवन है, कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसी बेटा सेम यहाँ देख लो कि अगले 8th पार्ट के अंदर भी क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखी है। ठीक है, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? इसे कन्वर्ट करा जाएगा आपका केल्विन के अंदर। प्रेशर जो दे रखा है आपका वो दे रखा है 570 टोर, इसे कन्वर्ट कर देंगे किस में बेटा? ATM में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर टोर को ATM में कन्वर्ट करने के लिए देख लो यहाँ पर ये रहा 760 टोर इज इक्वल टू बेटा 1 ATM होता है। 760 टोर 1 ATM होता है। तो यहाँ पे 570 टोर दे रखे हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हो कन्वर्ट उसे टोर को ATM के अंदर। 760 टोर इज इक्वल टू 1 ATM है, तो 1 टोर किसके बराबर आ जाएगा? 1/760 के। तो 570 टोर किसके बराबर आ जाएंगे? 1/760 इंटू 570। 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा आपका 57/76 ATM। तो ATM में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अगर लग रहा है कि सर आप न्यूमेरिकल बहुत जल्दी करा रहे हो तो बेटा कमेंट में ज़रूर बता देना, फिर मैं एक एक की हम कैलकुलेशन भी फिर उसी हिसाब से करेंगे कि कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाऊंगा और एग्जैक्ट आंसर आपको बता दूंगा। बट मेरे हिसाब से इतना बेसिक आपको आना ही चाहिए। अगर आप तैयारी ही इसकी कर रहे हो, JEE और नीट की कर रहे हो, तो इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर दे रखा है, अब एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 180 मिलीलीटर ऑफ वाटर। डेंसिटी दे दी इतना, तो भाई देखो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अभी तक हम ये पढ़ के आ चुके हैं बेटा डेंसिटी। वैसे आज के टॉपिक में भी हमारा डेंसिटी वाला टॉपिक है, बट अभी हमने जो पहला लेक्चर के अंदर था उसके अंदर हमने डेंसिटी के बारे में बात करी थी। डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो बेटा देखो आपको क्या निकालना था? आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने थे वाटर के अंदर। ठीक है, तो आपने कहा सर 180 मिलीलीटर वाटर के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे?
है ना, यही तो निकालने हैं 180 मिलीलीटर के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे। तो मैंने कहा देखो, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन के पास और 2 प्रोटॉन है 2 हाइड्रोजन के पास, यानी कि 2 + 8 10 प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल के पास, 10 प्रोटॉन्स हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास। अगर मेरे को ये पता चल जाए 180 मिलीलीटर वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो अगर मेरे को ये पता चल जाए 180 मिलीलीटर वाटर के अंदर टोटल मिलाकर के वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको मैं 10 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। अगर मेरे को कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता है तो मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना, पहले मेरे को मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब भाई यहाँ पर आपको कहीं पर भी एसटीपी वगैरह कंडीशन नहीं दे रखी और वाटर गैस के अंदर नहीं है, ठीक है, मिलीलीटर में दे रखा है, इसका मतलब लिक्विड में है। तो अगर आप ये सोचते हो, कोई बच्चा ये सोचता है सर मैं यहाँ पर 180 को लीटर में कन्वर्ट करूँगा 1000 से डिवाइड करके और इसे 22.4 से डिवाइड करके मेरा आंसर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, तो गलत सोच रहा है। क्योंकि बेटा पहली बात यहाँ पर आपको एसटीपी कंडीशन नहीं दे रखी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर आपको मिलीलीटर यानी कि आपको वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में दे रखा है। तो अगर लिक्विड स्टेट में वाटर दे रखा है तो आप कैसे लिक्विड के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लिक्विड के लिए नहीं है, ये वाला फॉर्मूला गैसेस के लिए होता है। सर फिर मैंने कहा देखो यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है भाई आपको ग्राम पर मिलीलीटर के अंदर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको दे रखी है 180 मिलीलीटर, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से डेंसिटी हो गई 1, मास हमें पता नहीं है, वॉल्यूम हमें दे रखी है 180 मिलीलीटर, डेंसिटी की अगर मैं ऐसा यूनिट के साथ रखूँ उसे तो ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ से अगर मैं मास की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू 180 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा यानी कि आपकी मास की वैल्यू आ जाएगी 180 ग्राम। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। वाटर का मोलर मास 18 होता है, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का। ये हो गया 10 के ऊपर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10। अगर बेटा नंबर ऑफ मोल्स 10 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आपने कहा सर एक मॉलिक्यूल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10 मोल के अंदर 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए, एक पार्टिकल में यानी कि एक पार्टिकल बोल रहा हूँ मैं बार बार, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर, एक मॉलिक्यूल वाटर में 10 प्रोटॉन थे, तो 10 इंटू Na के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि आंसर है 6.022 इंटू 10 की पावर 25। इतने नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा आपके पास, प्रोटॉन्स होंगे 180 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर। उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, आया है तो बता दो, नहीं आया तो बता दो, और अगर आप दोनों में से कुछ नहीं करना चाहते तो भाई बैठ करके सुन लो। आगे बोल रखा है कि व्हाट मास Na2SO4.7H2O कंटेन एग्जैक्टली इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये बोल रखा है कि इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको ये बोल रखा है कि आपको कुछ भी करना है लेकिन आपको ये पता लगाना है कि इसके कितने मास के अंदर इतने एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या है, Na2SO4.7H2O, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल में बात करूं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा कितने ऑक्सीजन है, तो आप कहोगे सर एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन के एटम्स है। देखो 7 यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 11 ऑक्सीजन है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, एक मॉलिक्यूल में 11 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरफ ही लिखता हूँ,
11 ऑक्सीजन है एक मॉलिक्यूल में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एक ऑक्सीजन का एटम होगा 1/11 मॉलिक्यूल में? यूनिटरी मेथड। एक ऑक्सीजन का एटम होगा 1/11 मॉलिक्यूल में। मेरे को ऑक्सीजन के एटम चाहिए कितने? तो सर मेरे को ऑक्सीजन, अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब ऑक्सीजन के एटम चाहिए सर 6.023 इंटू 10⁻²2। तो एक ऑक्सीजन के एटम में इतने मॉलिक्यूल हैं, यानी कि इतने ऑक्सीजन के एटम में इतने क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल होंगे। इतने होंगे मेरे पास मॉलिक्यूल। अब मेरे को n की वैल्यू पता चल चुकी है, वो है 6.02 इंटू 10⁻²2 अपॉन में 11। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बेटा? Na2SO4 के, जिसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻²2 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के। अब तो हमारा मोल्स निकल ही जाएगा। मोल्स क्या है भाई? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऊपर लिख दिए, अपॉन में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं यहाँ से हटा रहा हूँ भाई से, है ना। इसका मतलब हो गया, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 6.02 इंटू 10⁻²2 अपॉन में 11 इंटू में 1 अपॉन में 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे कट गया ये चला गया ऊपर, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 10⁻−1 1 अपॉन 11 इंटू 10⁻−1। ये हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या निकालना था बेटा? मास निकालना था। तो हमको पता है कि अरे कितना आया था हमारा आंसर? 1/11 इंटू 10⁻−1 ये थे मोल्स। अगर मेरे को मास निकालना होगा तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ बेटा? मोलर मास से। तो मेरा क्या आ जाता है? मास आ जाता है। देख लो बेटा, यही लिखा था। जब आपको मोल से क्या निकालना हो? मास निकालना हो, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो मोलिकुलर वेट से। मोल से जब मास निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर दिया मोलिकुलर वेट के साथ। तो हमने यही करा है। मोल से हमें मास निकालना था, मोल्स थे, उससे हमें मास निकालना था, तो मोलर मास से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। Na2SO4 का Na2SO4.7H2O का मोलर मास आपको पता होना चाहिए या निकालना आपको आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि आप बाकियों को भी समझ में आ जाए कि हाँ इसके आंसर करेक्ट क्या है। उम्मीद है इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको, इतने सारे तो नहीं लेकिन हाँ एक क्वेश्चन के कई पार्ट थे, तो इतने सब करने के बाद आपको मोल निकालना तो आ गया होगा कि मोल निकालते कैसे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ आई या फिर नहीं आई। ठीक है, करो कमेंट और बताओ मेरे को। इतने चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेंसिटी। सर डेंसिटी तो हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी सर हमें पता है मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी। यही तो दिक्कत है हमारी, हमें थोड़ा सा पता चलते ही हम समझ जाते हैं अरे सर हमें तो सब आता है, लेकिन ऐसा बेटा एक्चुअल में नहीं है। डेंसिटी सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं है डेंसिटी का, और फिर एग्जाम के अंदर आपको घुमा देता है डेंसिटी के ऊपर ही क्वेश्चंस में। हम यहाँ पर सिर्फ CBSE के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा जो प्राइम फोकस है वो है आपका JEE और नीट। तो इसलिए बेटा आप ये मत सोचना कि यहाँ पर बच्चों वाली चीजें ही होंगी, यहाँ पर NCERT से ऊपर के लेवल पर भी जाया जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी होती है बेटा दो टाइप की, एक का नाम होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसके बारे में आप पढ़े हो। और क्या पढ़ा था इसके बारे में? एक सारी डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी है ये आपकी हो गई क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसकी अगर SI यूनिट निकालोगे तो मास की SI यूनिट होती है kg और वॉल्यूम की SI यूनिट होती है
मीटर क्यूब। तो आंसर आता है एब्सोल्यूट डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, ये होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी की ऐसा यूनिट। अब दूसरी टाइप की होती है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आप बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हो। अब एग्जाम में लिख दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको पता ही नहीं है कि ये होती क्या। बेटा आप क्वेश्चन छोड़ोगे ना, आपको लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बेटा रिलेटिव डेंसिटी हम पढ़ते हैं, किताब में मेंशन है, इवन शायद आई थिंक मैं सही हूँ तो 9th क्लास में भी रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो हम पढ़ चुके हैं उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब दोनों निकालनी कैसे है, तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के केस में, कि सॉलिड और लिक्विड के केस में एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेंसिटी को कैसे निकाला जाता है, और फिर बात करेंगे हम गैस के लिए कि गैस के लिए कैसे निकाला जाता है। देखो भाई, एब्सोल्यूट डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे निकलेगी, मास बाय वॉल्यूम करके निकलेगी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी जिसको हम क्या बोल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको निकालने का तरीका क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को या फिर रिलेटिव डेंसिटी को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख देंगे ऊपर, ठीक है, और प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के है ना, और नीचे रख देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर रखेंगे नीचे कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो दे रखा है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये डेंसिटी दे रखी है आपको किसकी, वाटर की। तो अगर आप ऊपर डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में लेते हो, ऊपर डेंसिटी अगर आपने ग्राम पर मिलीलीटर में ली गई है, जो कि जनरली गिवन होती है ग्राम पर मिलीलीटर में ही गिवन होती है, तब उस केस के अंदर आपको बेटा उस केस में जो रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की एसआई यूनिट होगी वो होगी आपकी यूनिटलेस। क्यों, ऊपर डेंसिटी है किसमें, ग्राम पर मिलीलीटर में, नीचे डेंसिटी है किसमें, ग्राम पर मिलीलीटर में, और ये कट जाएगा, ग्राम पर मिलीलीटर से ग्राम पर मिलीलीटर कट जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो यूनिटलेस आएगा। समझ में आ रही है बात। और अगर आप कहते हो रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मान लेते हैं x है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है 1, यानी कि जो आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी है वही आपकी रिलेटिव डेंसिटी भी होगी, वही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। बस रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटीज होंगी। समझ गए, ये आपकी यूनिटलेस क्वांटिटीज होंगी। आई थिंक आपको सॉलिड और लिक्विड के अंदर डेंसिटी यानी कि एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी या फिर जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं वो निकालना भी आ गया है। साथ के साथ बेटा नोट्स बना लो, फायदे में रहोगे। अब से पहले कि आपने नोट्स बनाए हैं या फिर नहीं बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स था बहुत। अब ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके आगे चल करके बहुत काम आने वाले हैं, आपको बार बार रिवाइज करना है। तो मैं यही बोलूँगा कि आज के लेक्चर से अपने एक नोटबुक प्रॉपर बना लो, क्योंकि हम तो पूरा सिलेबस करेंगे ही, और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से नोट्स यहाँ पर बनाने स्टार्ट कर दो अब से, ठीक है। चलो, गैसेस के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला वो नहीं होता, कौन सा, मास बाय वॉल्यूम कर देंगे और हमारे को एब्सोल्यूट डेंसिटी मिल जाएगी। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम करके सिर्फ सॉलिड और लिक्विड के अंदर ही मिलती है। कमेंट करके जरूर बताना भाई कितने बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रखे हैं, ठीक है, बोला इससे पहले पढ़ रखे हैं। और अगर आप 12th या फिर 12th पास आउट हो चुके हो तो जरूर बताना मेरे को कि हाँ आपने ये पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ मैं हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत सारे नहीं पढ़ाते इन कॉन्सेप्ट को, और ये बहुत बेसिक है, ये हमें आने चाहिए। चलो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझो कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और जब मैं इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, मैं आपको
यहाँ पर मेंशन करवाऊंगा। देखो ये मैंने पढ़ा रखा है और ये आ रखा है क्वेश्चन एग्जाम में, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल रेलेवेंट है। उन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वेस्ट ऑफ है, अगर है तो मैं आपको पहले ही मेंशन कर दूंगा। तो गैसेस के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, PV इज इक्वल टू nRT, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। और हमने ये पढ़ लिया है कि P क्या होता है, V क्या होता है, N क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, N को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू R इंटू T। मैं इंटरचेंज कर दूं अगर P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू RT। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा, अरे सर आ गया ना भाई, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी डेंसिटी। तो अगर यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू DRT। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई P मोलर मास अपॉन में RT, जो कि यहाँ पर लिखा है। M मतलब मोलर मास, मोलर मास या मोलिकुलर मास। P मतलब प्रेशर होगा सर, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, T मतलब टेम्परेचर होगा, किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वेपर डेंसिटी हमने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर पढ़ा है हमने वेपर डेंसिटी के बारे में। तो रिलेटिव डेंसिटी सेम है बेटा, वहां पर हमने क्या लिया था, नीचे वाटर के रिस्पेक्ट में ली थी। यहाँ पर जो हम डेंसिटी ऑफ गैस ऊपर लिखेंगे और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस नीचे लिखेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहने वाले हैं बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर आपके कांस्टेंट रहने वाले हैं, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहने वाले हैं। जरा देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगी सर, डेंसिटी ऑफ गैस हमें पता है PM/RT होगी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये गैस है तो मोलर मास भी किसका लिया जाएगा, गैस का लिया जाएगा, अपॉन में PM हाइड्रोजन का लिखेंगे। मोलर मास किसका लिया जाएगा भाई, मोलर मास लिया जाएगा आपका हाइड्रोजन का। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गए, R तो कांस्टेंट होता ही है। तो अगर मैं इससे कहूँ, चलो मैं अलग से करा देता हूँ, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यही होती है बेटा आपकी रिलेटिव डेंसिटी गैसेस के अंदर, जिसको आप वेपर डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, प्रेशर ऑफ गैस इनटू में मोलर मास ऑफ गैस अपॉन में R तो कांस्टेंट होता ही है, इनटू टेम्परेचर ऑफ गैस अपॉन में। अब हाइड्रोजन की बात कर ले डेंसिटी की, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में R तो सबका कांस्टेंट होता ही है, और T की बात करें तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं पूरे को, तो मैं लिखूंगा P ऑफ गैस इंटू M ऑफ गैस अपॉन में R इंटू T ऑफ गैस इंटू में, ये ऊपर जा करके उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू T ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में P ऑफ हाइड्रोजन इंटू में M ऑफ हाइड्रोजन। अगर बेटा मैंने बोला, क्या बोला कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब P गैस से P हाइड्रोजन कट जाएगा, R से R कट जाएगा, T गैस से T हाइड्रोजन कट जाएगा, यानी इसका मतलब निकलेगा D ऑफ गैस अपॉन में D ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अगर आपको याद हो, डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। मोलर मास ऑफ गैस, बेटा हाइड्रोजन गैस जो हम जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, गैस का मतलब वो वाली गैस जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। दो हाइड्रोजन के दो एटम है ना, हाइड्रोजन के दो एटम है ना, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि मोलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यही हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बेटा, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर। वहाँ मैंने बताया भी था कि आपको आगे चल के इसका डेरिवेशन भी है। तो ये रही डेरिवेशन आपके सामने।
तो आप किसी की अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो उसका मोलर मास निकाल सकते हो गैस के लिए। अगर आपको मोलर मास गैस का पता है तो आप उसकी वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्या कर लेना है बेटा, याद कर लेना है। यही लिखा हुआ है मोलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है सर, क्लियर है ना। चलो आगे है भाई आपका, यहीं तक था। और ऑब्वियसली आज की क्लास फिर हमारी यहीं पे छोटी सी क्लास हमारी खत्म होती है, लेकिन आज की क्लास में हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। तो एक काम करते हैं, आपको भी यही काम करना है बेटा, बनानी है अपनी एक फॉर्मूला शीट। ई के अंदर 3 ही होते हैं ना, फॉर्मूला शीट। पहला पढ़ा हमने, पहला निकाला हमने मोल्स के लिए। मोल्स के लिए कितने फॉर्मूले थे, तो 4 फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला ए नाम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला क्या था सर, दूसरा फॉर्मूला है आपको क्या बोल रखा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा फॉर्मूला क्या था सर, तीसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। ये किसके लिए है, एट एसटीपी के ऊपर है। और चौथा फॉर्मूला था डी, मतलब डी फॉर्मूला था आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जा सकते हैं, तो सर पीवी अपॉन में आरटी से निकाले जा सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए अप्लाई होते हैं, ओनली फॉर गैसेज अप्लाई होते हैं। ये लिखते हैं नॉट एट एसटीपी। जब आपको एसटीपी पे वैल्यू ना दे रखी हो तो उस केस में पीवी अपॉन आरटी करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। आगे पढ़ते हैं भाई। मोल के बाद हमने क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट के बाद हमने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी कितने टाइप की होती है, डेंसिटी होती है सर आपकी 2 टाइप की। पहली टाइप की होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, और दूसरी होती है सर रिलेटिव डेंसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो अगर मैं एब्सोल्यूट निकालता हूँ सॉलिड और लिक्विड के लिए तो क्या आती है भाई, गिवन मास अपॉन में, सॉरी मंत्र नहीं चल रहे हैं ना, मास अपॉन में वॉल्यूम से हम निकाल लेते हैं। और अगर बेटा हमें गैस के लिए निकालनी हो तो हम कैसे निकालते हैं, पीएम बाय आरटी से निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी के भी 2 फॉर्मूले हैं, एक होता है आपका सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए और दूसरा होता है गैसेस के लिए। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करता हूं तो यहाँ पर कैसे निकलता है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं हम, सब्सटेंस लिखते हैं हम, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं। कब बेटा, कब लिखते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। और स्पेसिफिक डेंसिटी ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। और अगर मैं गैस के लिए निकालने की कोशिश करूंगा रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ गैस ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिख लेंगे। और बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है, इसी को नाम दिया जाता है वेपर डेंसिटी। ये थे हमारे फॉर्मूले। बस एक और फॉर्मूला था लास्ट, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ अ गैस। तो इसी छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ ये 2 स्लाइड के अंदर हमारा पूरा हो चुका है बेटा लेक्चर कंप्लीट। मोल कॉन्सेप्ट और डेंसिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर और इसके अंदर से कौन कौन सी बातें आपको समझ में आई और कौन कौन सी बातें समझ में ज़्यादा आई। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बेटा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।